दानिश कुरैशी जी, एएमआईएम के नेता भी हमारे साथ जुड़े। दानिश जी, आपके नेता भी पीछे नहीं रहते हैं, उनका भी कुछ दिनों पहले बयान आया था कि मुस्लिम अल्पसंख्यकों को हमेशा कहा गया कि तुमको भारत के नागरिक बने रहने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या मैं बाबर, जिन्ना और औरंगजेब का प्रवक्ता हूं? आखिरकार क्यों इनके नाम बार बार देश की सियासत में लाए जाते हैं? देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा विशाल जी कि दरअसल दिक्कत क्या है कि मैंने पहले भी कहा, फिर दोहरा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो आधार है ना, वो आधार ही चंद मुद्दों पर है। वो पाकिस्तान के बिना, वो मुसलमान के बिना, वो मस्जिदों के बिना, इसके बिना वो अपनी राजनीति ही नहीं चला सकते। और उसके बाद जो अनुराग भाई जो बात कर रहे हैं, कुछ अंश तक मैं उनकी बात से सहमत भी हूँ कि आप देखिए कि पैरेलल जो उनके लोग हैं वो इस तरीके से आकर मैदान में खड़े रहते हैं और फिर जाके छुप जाते हैं। मैंने आपसे जो उनसे जो जानना था, तो सवाल यहाँ ये आके खड़ा है कि मुझे ये बताइए कि देश के अंदर में जिन मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए, चलिए धर्म की बात करते हैं, ठीक है, करें, कोई परेशान नहीं है, लेकिन जिन मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए उन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी और सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो खामोश क्यों हो जाते हैं। आप देखिए, मैं आपको देखूं कि शायद 2019 के मामले में तो कहीं हद तक थोड़ी बहुत दिखाई पड़ती थी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन नया जो इस साल के लिए जो चुनाव की तैयारियां हैं उसमें मुझे लग रहा है कि पूरे 5 साल में दानिश जी, लेकिन औरंगजेब का मुद्दा तो विपक्ष के लोग उठा रहे हैं इस समय। आप जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं, ये तमाम नेता इन मुद्दों से छोड़कर औरंगजेब की तरफ क्यों आ जाते हैं? ये तो आप ऑटोमेटिक एक मुद्दा दे रहे हैं ना बीजेपी को। मुझे ये बताइए, 80 के दशक में बाबर और औरंगजेब का नाम लेकर देश में राजनीति चलाने वाली पार्टी, मुझे ये बताइए कोई दूसरी पार्टी थी क्या? असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था 1980 के दशक में कि आप जाइए और जो मस्जिद ढाने का प्रोग्राम चलाइए, या और किसी पार्टी के नेता ने कहा था? नहीं कहा। लेकिन सवाल ये है कि जब आप राजनीति करेंगे तो दानिश जी देखिए, आप 80 के दशक की बात कर रहे हैं लेकिन 2024 की बात नहीं करेंगे। अभी कौन उठा रहा है? प्रवेश चौधरी जी, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता। मैं यही कह रहा हूँ, 10 सेकंड मैं यही कह रहा हूँ कि आप आज की बात ही मत करिए। दरअसल जहां से शुरुआत हुई है ना, वहां से आपको जाना पड़ेगा। चलिए, मैं प्रवेश चौधरी जी से जवाब लेता हूं। प्रवेश चौधरी जी विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता है। प्रवेश जी, दानिश कुरैशी कह रहे हैं कि इसकी शुरुआत तो आप लोगों ने की है। नहीं, हमने कब कहा कि औरंगजेब हमारे पूर्वज हैं, या हमने औरंगजेब के बारे में बात करी? हमने तो नहीं करी। हमने तो इस देश की सनातन संस्कृति, सनातन हिंदू धर्म के बारे में हमेशा बात करी, और उस सनातन हिंदू धर्म के अंदर हमने इनको भी कहा कि शामिल हो जाए आप भी। हमने तो कभी नहीं कहा कि क्या है क्या नहीं है। हमने तो ये कहा कि ये औरंगजेब और तमाम जो आक्रांता थे, मुस्लिम आक्रांता थे, इन्होंने इस देश की सौहार्द को मिटाने का काम किया। इस देश के करोड़ों लाखों हिंदुओं को इन्होंने मतांतरित करने का काम किया, उनको मारने का काम किया, हमारे हजारों मंदिरों को तोड़ने का काम किया, तमाम प्रकार का अत्याचार, जजिया जैसे कर लगाने का काम किया। तो वो हमारे इतिहास का हिस्सा नहीं हो सकते, और खासकर स्वर्णिम इतिहास का हिस्सा तो नहीं हो सकते हैं। अब रामगोपाल यादव जी के इतिहास का हिस्सा अगर औरंगजेब है तो ये बड़ी ही दुर्भाग्यजनक बात है कि जो लोग अपने आप को कृष्ण का वंशज कहते हैं वो औरंगजेब के भी वंशज बनने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। देखिए, चुनावी राजनीति के अंदर, और रामगोपाल जी प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में, पढ़ाते हैं, विद्वान व्यक्ति हैं। अनुराग जी भी एक अच्छे परिवार से और पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं। लेकिन हम ये और उनको डिफेंड करने की कोशिश करें, अरे आप डिफेंड मत करिए, आप ये कहिए कि उनसे गलती से औरंगजेब शब्द निकल गया। और दूसरी चीज़ इस देश के अंदर तमाम सारी तोड़फोड़ आक्रांताओं ने करी है, पर इस देश लेकिन प्रवेश जी, विपक्ष तो कहता है कि मंदिर मस्जिद का मुद्दा जो राइट विंग के लोग हैं वो लगातार उठाते रहते हैं। नहीं, देखिए, मंदिर जो मुद्दा है वो मंदिर हमारी भारत की अस्मिता के साथ जुड़ा हुआ है, और भारत की अस्मिता का प्रश्न था, इसलिए संघर्ष हुआ है। इस चीज को विशाल जी समझ लेना। प्रभु राम का मंदिर अयोध्या में बने, ये कोई मंदिर का प्रश्न नहीं था, ये भारत की अस्मिता का प्रश्न था। उस अस्मिता के लिए संघर्ष कर रहे थे लोग। 500 साल का संघर्ष किसी मंदिर के लिए, ईट और गारे से बने हुए मंदिर आकार के लिए नहीं होता है। वो होता है किसके लिए संघर्ष? तो अपनी पहचान के लिए होता है, और उस पहचान के दम पर ही लोग खड़े होते हैं। इजराइल को देखिए आप, हजारों वर्ष संघर्ष किया और तब जाके इजराइल बना और आज तरक्की कर रहा है, दुनिया के अंदर उसका नाम है। तो अपनी अस्मिता को ढूंढना इंपॉर्टेंट था। राम हमारी अस्मिता है, ये हिंदुत्व हमारी संस्कृति है। जिस तरह से शरीर अगर भारत है ना, तो उसके अंदर आत्मा अगर कोई भरी है तो वो हिंदुत्व है।
उस हिंदुत्व के जागरण का समय है। 2014 के बाद आप देखिए, हाजिक खान इस्लामिक स्कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हुए स्टूडियो से। जी हाजिक खान इस्लामिक स्कॉलर भी हमारे साथ जुड़े। हाजिक खान जी, आखिरकार जब चुनाव नजदीक आते हैं तभी औरंगजेब की याद क्यों आ जाती है, क्या वजह है? विशाल पांडे जी, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास है, जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है, ये औरंगजेब, बाबर, पाकिस्तान, मुसलमान, इसके अलावा इनके पास कोई नहीं। लेकिन अभी तो कल तो रामगोपाल यादव ने औरंगजेब का नाम लिया है। प्रोफेसर रामगोपाल का आप तस्करा कर रहे हैं। हाँ। लेकिन आज का जो औरंगजेब है उसके बारे में भी आप तस्करा कर लीजिए, जिसने के स्वामी जी कह रहे थे कि बनारस में 1000 साल पहले, 1500 साल पहले, 800 साल पहले, 500 साल पहले सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए, सैकड़ों शिवलिंग जो बनारस की लंका थाने में रखे हुए हैं। आज के आप औरंगजेब को देख नहीं रहे हो। औरंगजेब से हिंदुस्तान के, एक मिनट विशाल जी, रोकिए नहीं सर, आपने रोका नहीं। मैं आपको रोकूंगा। प्रोफेसर बोल रहे थे जो गलत बयानी कर रहे थे। हाजिक खान जी, मैं आपको रोकूंगा, मैं आपको इसलिए रोकूंगा क्योंकि आप तथ्यों पर आधारित रहिए। आप कहां की बात कर रहे हैं? बनारस में जो अभी सौंदीकरण के नाम पर मंदिरों को ढाया गया है। खान जी, आप गए कभी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में? आज इतिहास के अंदर है। हाजिक खान जी, आप कभी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर गए? मैं गया नहीं गए। आप गए होते तो आप इस तरह की बात नहीं करते। क्यों नहीं करता? हाजिक खान जी, आप नहीं गए हैं। लगा लो, अभी लगा लो। हाजिक खान जी, आप नहीं गए हैं और इस तरह की भाषा का प्रयोग मैं आपको करने का मंच नहीं दे सकता हूं। मैं ये कह रहा हूं, देश के अंदर पार्टियां कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी हो, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के विकास पर चुनाव लड़े। मंदिर और मस्जिद इसलिए होते हैं कि वो पूजा किया जाए और वहाँ नमाज पढ़ी जाए। मंदिर मस्जिद सियासत के लिए नहीं होते। और जिन्होंने अगर पहले किया हो वो भी गलत था और जो आज किया जा रहा है वो भी गलत होगा। किसी मंदिर और मस्जिद को ना तो किसी मुसलमान को अधिकार है, ना किसी हिंदू को अधिकार है कि किसी की मस्जिद छीन ले, किसी का मंदिर छीन ले। ये देश के, हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। शिवानी दुर्गा जी हिंदू धर्म गुरु भी हमारे साथ जुड़ी हुए हैं। शिवानी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से औरंगजेब की एंट्री चुनाव से पहले हर बार हो जाती है, क्या ये मूल मुद्दों से गायब होने की बात है? हर हर महादेव। औरंगजेब को लाना, और मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने स्पीच सुनी और मैंने जो पढ़ा, उसमें मुझे ये लगता है कि ये बांटने की राजनीति की लास्ट में कहते हैं ना कि एक गुगली फेंक देना कि चलो कुछ तो बेकार कर दें, हम अच्छा तो हम नहीं कर सकते, कुछ तो बेकार करें, फूट कैसे डालें, तो उसको लाना जरूरी हो जाता है। अब उन्होंने बुद्ध धर्म को लेकर के बोला है कि औरंगजेब ने जितने मंदिर तोड़वाए उससे ज्यादा हिंदुत्ववादियों ने या हिंदुओं ने उस समय में, शंकराचार्य जी के शिष्य, उन्होंने 100 गुना ज्यादा मंदिर तोड़वाए, बौद्ध स्तूप तोड़वाए। ये कहना है, मुद्दा ये था आज का जी। तो मुझे ये जानना था, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी है रामगोपाल यादव जी ने, क्योंकि वो प्रोफेसर हैं, उन्हें ये आंसर दें कि सनातन धर्म कब आया और बौद्ध धर्म कब आया। उसी में इसका उत्तर है। अगर मानना चाहो तो उत्तर आप मानोगे जो तथ्य पर आधारित है, नहीं मानना चाहो तो नहीं मानोगे। आप कितने भी तथ्य प्रस्तुत कर दीजिए। अब जो स्कॉलर्स यहाँ पर बैठे हैं उनमें से कई नहीं मानते, कितने भी हमने तथ्य, वो बार बार एक ही बात को लेकर के आते हैं। जो नहीं मानना चाहेगा वो नहीं मानेगा, लेकिन सत्य यह है कि सनातन सदैव से था, सनातन सदैव है और रहेगा, और सनातन ही शुरुआत है, सनातन ही अंत है। बाकी बौद्ध धर्म जो है, अगर शास्त्रों के हिसाब से देखा जाए तो बुद्ध जो है, महात्मा बुद्ध। चलिए शिवानी दुर्गा जी ने अपनी बात रखी। एक बार मैं फिर से अनुराग भदौरिया जी और प्रोफेसर संगीत रागी जी को डिबेट में लाता हूं। अनुराग भदौरिया जी, रामगोपाल यादव ने एक और बयान दिया फिरोजाबाद में। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बैठे लोगों का इतना दबाव है कि न्यायपालिका भी कुछ नहीं कर पा रही है। कैसे, मतलब इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए? चंडीगढ़ का अभी आपने सबसे ताजा उदाहरण देखा होगा कि किस तरह से न्यायपालिका ने सबसे बड़ा फैसला सुनाया, पूरा का पूरा रिजल्ट पलट दिया। तो फिर न्यायपालिका पर सवाल खड़ा करना कहां तक जायज है? मुझे देखिए, जहां तक चंडीगढ़ के सवाल है, आप ये भी तो मानिए ना कि क्या हर बात न्यायपालिका में जाके ही हमें न्याय मिलेगा? सरकार किस लिए है फिर? आपने देखा, अगर चंडीगढ़ की बात आपने उठा दी है तो आप बताइए चंडीगढ़ में क्या किया? लूटतंत्र नहीं हुआ? क्या ये लोकतंत्र है कि मैं एक भारतीय जनता पार्टी का सो कॉल्ड नेता ही कहा जा सकता है उसको? अब वो वहाँ पे इस तरह से 8 वोटों को क्रॉस करके खत्म कर देगा और उसके बाद मेयर जिता देगा। ये कितना बड़ा नुकसान, कितना बड़ा, माने तो लोकतंत्र की कितनी बड़ी एक तरह से अनुराग जी, कोर्ट ने न्याय किया कि नहीं किया चंडीगढ़ में? लोगों के मत को आप बदल दे रहे हैं। अरे तो आप बताइए, मेरी बात सुनिए ना। तो अगर मान लो यही दूसरी तरह से हो गया होता, अगर मान लो ईवीएम से ही हो गया होता उस समय और इस तरह की गलती हो गई होती तो नहीं पता चलता हम लोगों को।
और फिर उसके बाद कहते नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ। वो तो शुक्र है कि सामने कैमरा था और अनुराग देखा जी, गया ये। आपकी सारी और बात से जिस मैं तरह आपसे बस माननीय एक सवाल सर्वोच्च न्यायालय पूछ ने रहा उस पे हूं आदेश दिया कि न्यायपालिका ने तो यहाँ पर सारी बात से नहीं नहीं अनुराग Zee News.